जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति माने अक्ष से अलग, अक्ष से ऊपर नीचे कहीं भी अलग किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसके फार्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी ये कोई पॉइंट है। अब की देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसके अक्षीय स्थिति माने इसी के अक्षुवे पर इन कहीं पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था किसी पॉइंट पर, लेकिन अभी उसके निरक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पॉइंट के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, मतलब उसके एक्सिस पर नहीं, कहीं भी निकालना पड़ जाए, यहाँ भी निकालना पड़ सकता है, इधर भी निकालना पड़ सकता है, कहीं भी, लेकिन इसके एक्सिस पर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी उसके इंटेंसिटी, दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग मान लेते हैं। देखिए, इस तरह से आपको फिगर बना लेनी है और अभी इसको मान लेंगे फटाफट, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द डाइपोल, इसको मान लेना है कि लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू ए एज अ डाइपोल, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव पर मान लीजिए कि कोई दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, जो कि एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है और उसके बीच के पॉइंट को मान लीजिए O है और O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लीजिए A है। क्या कर लेना है, एक पॉइंट A मान लेना है और इसी पर हमको क्या निकाल के दिखानी है, दोनों चार्ज के कारण इस पर इंटेंसिटी निकाल करके हम लोग को दिखानी है। उसी तरह से हम लोग लिखे हैं कि यहाँ तक तो वो मैंने बता ही दिया, फिर उसको बताया E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, मतलब ये जो E1 होगा, E1 कहाँ है, देखिए ध्यान से, E1 को मैंने इधर माना है, क्यों E1 को माना है और इधर क्यों जा रहा है, फिर से देख लीजिए। प्लस जो चार्ज क्या करता है, प्लस चार्ज, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो प्लस जो चार्ज होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आगे बाहर की ओर भेजते हैं, समझ गए। तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेंगे, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भेज देंगे, यानी अपने से दूर को भेजेंगे। तो देखिए, इसीलिए देखिए दूर का ऐसे जा रहा है, इसको यहाँ पर आने के बाद रिटर्न नहीं हुआ, सीधे उधर निकल गया, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन होगा वो किधर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि माइनस चार्ज जो होता है रिसीव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ करके माइनस चार्ज में और समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण ए पर तो यहाँ इंटेंसिटी होगा, लेकिन डायरेक्शन ई डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए ध्यान से, किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा, ओके, यानी E1 डायरेक्शन इधर हो गया और E2 डायरेक्शन इधर हो गया, राइट। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर E1 और E2 जैसे ही पहुँचेंगे, दोनों की इंटेंसिटी जैसे ही यहाँ पर आएगी, तो देखिए क्योंकि एक्सियल पोजिशन में नहीं है तो इसका कोई डायरेक्शन चेंजेस हो रहे हैं, तो वेक्टर क्या होगा, ये कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, यानी E1 और E2 क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट में बच जाएंगे। उसी तरह से हमने माना है, क्या कंपोनेंट में बचेंगे, यहां देखते हैं, यानी कंपोनेंट में क्या हो जाएंगे, E1 क्या हो जाएगा, E1 इधर की ओर खसक जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन थीटा सेम डायरेक्शन में चलने लगेंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या होने लगेंगे, सेम डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और E1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। यहाँ तक मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो होता है सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब हम लोग ये दोनों के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी उसको हम लोग पता करते हैं। तो देखिए, E1 ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा कि द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर पहले लिखूंगा मैं द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 and E2 आर सेम, क्योंकि देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बराबर होगी, परिमाण बराबर होगा, डायरेक्शन हर अलग अलग हो रही है, कंपोनेंट बताते हैं, लेकिन E1 और E2 का वैल्यू कितना होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया, यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग उसको आगे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा अलग अलग डायरेक्शन में है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, दोनों को डिफरेंस निकाल दिया जाता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, कंपोनेंट में क्या होता है कि दोनों अगर
अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का क्या निकाल दिया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है। जैसे मैंने एक्सेल पॉइंट में निकाला था, एक इधर E1 जा रही थी, E2 इधर जा रही थी, या मतलब एगो E उधर जा रही थी, एगो E इधर जा रही थी, दोनों का क्या निकाला था हम लोग, डिफरेंस निकाल रहे थे। यानी डिफरेंस निकलेगा क्योंकि E1 इधर जा रहा है और E2 cos थीटा इधर आ रहा है, मैंने E1 cos थीटा का डायरेक्शन ऊपर में है तो मान लीजिए उसी तरह से E2 cos थीटा का डायरेक्शन नीचे में है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, डिफरेंस निकलेगा। तो डिफरेंट क्योंकि E1 और E2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, सेम है, तो यानी जो कंपोनेंट में जो डायरेक्शन में बदलाव के कारण क्या हो गई, दोनों के कंपोनेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। यहाँ E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्योंकि बराबर है तो दोनों cos थीटा के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से समझ लेना, नहीं तो अगर पूरा लिख के दिखाइएगा, अगर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा लेकर चलिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा इस चीज़ को। इसलिए हम लोग पूरा निकालने के लिए इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ दिया जाता है और ये वाले को घटा दिया जाता है, क्योंकि E1 और E2 क्या है, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नहीं बुझा रही है तो फिर लिख के दिखाइए, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, E बराबर अगर cos थीटा और sin थीटा को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा माइनस अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अगर दिक्कत होगी तो ही ये लिखना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बराबर E1 के जगह पर E2, क्योंकि दोनों सेम है तो E1 के जगह पर E2 भी लिख सकते हैं। तो अगर E1 की E1 ही रहने दीजिएगा, E1 cos थीटा, और E2 की जगह पर मैं E1 लिख सकता हूँ, E1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस E1 cos थीटा। अब देखिए दोनों सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E 0 हो जाएगी। यानी cos थीटा के अकॉर्डिंग, cos के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड की अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन cos थीटा के अकॉर्डिंग तो 0 होगी, लेकिन यहाँ दो कंपोनेंट बचे हैं, एक कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 इसका आ गया तब इसका, लेकिन यहाँ पर निकालना है, तो दो कंपोनेंट है इसके कारण हम लोग निकालेंगे। तो देखिए sin थीटा, देखिए दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन भी सेम है। ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा E बराबर, क्या लिखूंगा, E बराबर किसके कारण, साइन थीटा के कंपोनेंट के कारण, ये जो कंपोनेंट बन रही है उसके कारण हमको इंटेंसिटी निकालनी होगी। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिख लीजिएगा, लिख दिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में लिखना नहीं है। तो चलिए E बराबर इसके अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो यानी E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होगा, यानी साइन थीटा के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 के जगह पर क्या होगा, तो हमने बताया था कि कोई भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी लगता है, तो इतना लगता है, कितना लगता है, तो 1/4πε0, या अभी आप क्या कीजिए, पहले साइन थीटा को अलग निकालिए, साइन थीटा को क्या निकालिए, अलग कर लीजिए इसको फटाफट, ताकि अच्छा लगेगा। तो E1 प्लस E2 cos थीटा, ब्रैकेट निकाल दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो E1 अगर E2 बराबर है तो E1 के जगह पर E2 भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का एगो E1 है, एगो E1 यहाँ, एगो E1 यहाँ, 2 E1 होगा, तो 2 E1 आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2E1 साइन थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू को रखते चलिए फटाफट, देखिए 2 इंटू E1 की जगह पर कितना होगा, E1 है E2 बराबर है, तो 1/4πε0, इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, यहीं पर डिफरेंस समझनी है। R कैसे पता चलेगा, चाहे इसके कारण R देखिए चाहे इसके कारण R देखिए, दोनों के कारण R पता चल रहा है, तो दोनों ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग को ये वाला R पता करना है। ये R तो मैंने माना है, लेकिन मैंने दूरिया से, आवेश से जो पॉइंट की दूरी होती है उसकी दूरी हमें नीचे लिखना पड़ता है। याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर अगर आपको किसी पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट P है, तो अगर यहाँ आवेश कोई Q है और यहाँ मान लीजिए आवेश है माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, तो क्या करते थे, इस सब को जोड़ दिया करते थे, अगर इसके कारण यहाँ तक जाते थे तो सब डिस्टेंस को क्या करते थे, जोड़ देते थे। इससे साबित हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस को लिया जाता है, ना कि R जहाँ भी लिखा रहेगा वहीं से R नहीं लिखना। R का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाने का मतलब है, लेकिन ये R कहीं नहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि आप R इसी को मान के चलिएगा, नहीं,
चार्ज से बिंदु तक की दूरी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो चार्ज से बिंदु तक की दूरी कौन सी है, देखिए -q से इसकी दूरी कितनी है, ये वाला। तो E2 कंपोनेंट में मैंने E2 क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस नहीं लिखा है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखिए, ये वाला 90 डिग्री का कौन दिख रहा होगा, एक प्रकार का ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार यानी राइट एंगल के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखिए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो देखिए ये इसको मान, यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी पी मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, मतलब कोई अगर समकोण त्रिभुज है, इसको हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, इस तरह से लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, देख लीजिए यहाँ से a है, एगो ए वो वाला मत लीजिए, और यहाँ से ये वाला दूरी कितनी है, r है, ये वाला कितनी है, r है, और यहाँ पर पॉइंट a है और यहाँ पर o है, इस तरह से मान लीजिए, यही तो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी अगर मान लीजिए a है, b है, o है, तो अगर हमको b से लेकर a तक का डिस्टेंस निकालना होगा, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर हाइपोटेनियस मतलब AB अगर मुझे निकालना होगा, इसकी डिस्टेंस निकालना होगा, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर में से r स्क्वायर को हम अंडर रूट करके, क्योंकि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यही तो होता है, यानी आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर कहिए, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहिए, बातें की है, जोड़ में तो आगे पीछे बोल सकते हैं। यानी इससे साबित क्या हो गया कि a स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ पर हम लिखेंगे, समझे बात, a स्क्वायर आर स्क्वायर या r स्क्वायर a स्क्वायर, r ही लिख देते हैं आगे, अच्छा दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर भी एगो स्क्वायर लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। तो ये दूरी तो मैंने ले लिया, इस दूरी को मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा जो दूरी आया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया, इस तरह से मेरा डिस्टेंस निकल करके आया। तो ये जितना डिस्टेंस है मैं यहाँ लिखूंगा, और दूरी का स्क्वायर याद कीजिए 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर होता है फार्मूला, आपको भी पता होगा। तो r के जगह पर कितना आया, स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, देख लीजिए साइन थीटा यहाँ पर छूट गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो E बराबर क्या होगा, 2 × 1/4πε0 q बटा अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, यानी जिस चीज़ का भी पावर, किसी चीज़ का पावर, अगर किसी भी चीज़ का पावर 1/2 हो तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का पावर अगर 1/2 हो, आधा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2 होता है, इतना याद रख लीजिए। स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, इस तरह से आपको याद रखनी है। और उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, समझे, उसी का स्क्वायर। तो बहुत सारे स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा यहाँ पर लिख के, और फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो आप यहाँ पर साइन थीटा भी लिखते चलिए, साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से ये दोनों खत्म हो गया, आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, आगे लिखेंगे। तो मैं कुछ समय के लिए क्या लिखता हूँ कि 1/4πε0 इंटू 2 गुने क्यू, यानी क्यू गुने 2, मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ, क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए साइन थीटा यहाँ पर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, इधर से देखिएगा, इधर से मत देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट है आपका। तो अगर मैं इधर से देखूंगा ऐसे कि, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये वाला हो रहा है, यही वाला तो हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी p/h होता है। तो p कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, आप बताइए मित्रों कि होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये तो h है ही, तो परपेंडिकुलर यानी p/h होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, a है, तो मैं यहाँ a लिख सकता हूँ, क्या a मैं लिख सकता हूँ। उसी तरह से देखिए कर्ण कितना आया, कर्ण यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया था, ऐसे के अकॉर्डिंग यही वाला तो था। तो देखिए क्या आया था मेरा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और रूट था ना, रूट भी था, देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट था, तो रूट का मतलब 1/2 मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ,
आप भी जानते हैं, लिख सकता हूँ, अभी तुरंत बताए थे पीछे। अब इसको प्रूव कर दीजिए, लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। फिर देखिए क्यूब इंटू 2a, मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यूब इंटू 2a। अब देखिए ध्यान से, ये वाला दोनों सेम है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। तो देखिए बेस अगर सेम हो, इंटू में भी हो, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू ही तो है, इंटू लिखा हुआ है। तो देखिए जब इंटू में हो, आप एक चीज़ पढ़े होंगे मैथ में, एक रूल पढ़े होंगे कि a का पावर अगर m हो और a का पावर n हो तो दोनों पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये आपको ये हम पढ़ाए भी थे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r² प्लस a²। दोनों का पावर क्या है, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाएगा। तो 1/2 कितना होता है, 1.5। 1.5 को ही हम 3/2 कहते हैं। आप जोड़ लीजिएगा, देखिए 2 1 2 1 3/2 ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो भिन्न का जोड़ा लगा लीजिएगा ना कि 1 + 1/2, 1 + 1/2, उसको भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 3/2 आएगा। अब यहाँ पर बना के थोड़ा ना दिखाने वाले, नहीं दिखाएंगे। चलिए तो अब देखिए आप क्या जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2a होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, E बराबर, यहाँ E1 का है लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। Q इंटू 2a की जगह पर P लिख सकता हूँ मैं, P लिख सकता हूँ। और क्या बचेगा r² प्लस a² का पावर कितना हो जाएगा 3/2। और यही आपका क्या हो जाएगा, उसके निरक्षीय स्थिति में, मतलब ये दोनों आवेश के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में स्थित इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसी का फार्मूला यहाँ पर आ गया मेरा। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि r का वैल्यू a से बहुत ज़्यादा हो, यानी a का वैल्यू r की कंपैरिजन बहुत कम हो, तो कितना होगा उसको भी हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग प्रूव करेंगे। तब तक आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब लिखेंगे इफ़ a इज़ वेरी वेरी लेस देन r। अगर r का वैल्यू a से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी a का वैल्यू r से बहुत ही कम हो, तो a को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट मान सकते हैं। a को 0 के आसपास हम लोग मान सकते हैं, एज्यूम्ड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। P यहाँ पर है तो P बाई a को हम क्या मान सकते हैं, a को अभी मैंने क्या बताया, एज्यूम्ड कर सकते हैं, ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं। तो a हट गया, मान लीजिए यहाँ से a क्या हो गया, हट गया। देखिए तो r² और उसका पावर कितना है 3/2 है। तो क्या हो जाएगा r² और उसका पावर कितना है 3/2। तो आपको पता होगा, घातांक का नियम पढ़े थे कि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई है तो बटा वाला है तो कट जाएगा इस तरह से 2 से 2। तो क्या बचेगा E बराबर 1/4πε0 P बाई r का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही जो है, अगर एक का वैल्यू r से बहुत छोटा हो, मतलब डाइपोल का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे डाइपोल का डिस्टेंस अगर बहुत कम होगा, तो इसका फार्मूला ये निकल जाएगा। यानी इस स्थिति में, यानी उसके नॉन एक्सियल पॉइंट पर उसके एक्सिस के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं, उसका फार्मूला को निकालने अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आपको आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।